Okay, first of all, welcome to the Pakistan Stock Market Updates, and I'm here with Mr. Sameer and Mr. Amin, and we will answer to your all questions. तो अगर आपको कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, तो वन बाय वन आप सब पूछ सकते हैं। सर अमीन भी मौजूद हैं, मैं भी हूँ और समीर भी हैं, बाकी सभी लोग आते जाएंगे। Recording in progress. सर अमीन, हेलो हेलो सर, जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है एवरीवन, आपको कोई सवाल है तो आप बताएं। सर किसी ने ना पूछा है जीजीएल के बारे में, ग्रुप में पूछा है कि उनका नाम है मलिक आमिर हयात, कि उन्होंने पूछा है कि उन्होंने बाय किया है जीजीएल आज 22.10 रुपीज के 5,000 शेयर्स बाय किए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, मंडे को सेल करूं या इसको होल्ड करूं? देखो, मंडे को तो अभी कोई मार्केट अच्छी लग रही है। हाँ, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, तो उस इन्फ्लेशन के फिगर जो कवर हो जाएंगे, तो मार्केट लगता है मंडे को अच्छी हो जाएगी। सही है, मतलब वो जीजीएल होल्ड करे ना? हाँ, होल्ड करें। गनी गैस ना? हाँ, गनी ग्लोबल होल्डिंग। Anyone else have question? जी अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब और समीर साहब। पूछना ये था सर कि ये जो हमारे ईएनपी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, जिस तरह हमारा ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ये तकरीबन साल डेढ़ साल से इसी रेट पर है, यानी कि वही रेट है जो 27,000 इंडेक्स का। तो इसको कितना होल्ड करना पड़ेगा? क्या इसमें बेहतरी आने के चांस हैं या नहीं है? और आगे सर्कुलर डेट का मसला हल तो नजर नहीं आ रहा। क्या राय रखते हैं आप इसके बारे में? देखें, इसमें ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि हम बड़ा डिविडेंड देंगे ओजीडीसी और पीपीएल में ना। तो सर्कुलर डेट का इशू था, इनके पास पैसे नहीं है। इनका प्रॉफिट है मगर बुक के अंदर है, इनके पास कैश फ्लो नहीं है। और तो सर्कुलर डेट में पेमेंट का बोला था, पेमेंट देंगे सर्कुलर डेट में, फिर बड़ा डिविडेंड आएगा, और ज्यादातर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। तो अभी के गवर्नमेंट तो चलेगी, अब जो नई गवर्नमेंट आती है वो देखते हो क्या करती है। इनकी जो सर्कुलर डेट तो बहुत ज्यादा हो गया है। पीएसओ पाको पीएसओ ओजीडीसी पीपीएल, इनके पास तो इतने पैसे नहीं है अब नया ऑयल खरीद सके। मगर ये कि इनको अगर ये पेमेंट करती है गवर्नमेंट तो डिविडेंड भी देंगे, और इनकी जो है ना अर्थ है, इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी तो है। अर्निंग तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मगर कैश फ्लो इनके पास आ जाएगा तो इनका रेट भी काफी अच्छा हो जाएगा। अभी एक नई जो हुकूमत आई है, थोड़ा इसके देखते हैं क्या पॉलिसी आती है। तो उम्मीद है कि अच्छी पॉलिसी होगी, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट आई है इससे पहले जो यही गवर्नमेंट थी तो इसका रेट का यहाँ से भी डबल भी था, और 200-250 रुपये का ट्रेड हो रहा था। जो पिछली गवर्नमेंट आई तो इसमें रेट डाउन होता गया, अब डाउन मतलब बिल्कुल डाउन पे ही खड़ा हुआ है। तो यहाँ से ग्रोथ का चांस तो बहुत अच्छा है, थोड़ा होल्ड कर ले इसको। साफ सुथरा तो फिरना का। लेकिन अमीन साहब, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से देगी? गवर्नमेंट को तो खुद पैसा नहीं है मतलब इस वक्त देने का, वो तो खुद कर नहीं, सकती देखो है। ये नई गवर्नमेंट आई है तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। देखो डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, तो हमारे जो पाकिस्तानी थे, जो इंडस्ट्री होल्डर थे, टेक्सटाइल वाले खास करके, ये डॉलर मुल्क के अंदर ला नहीं रहे थे। इसलिए नहीं ला रहे थे कि डॉलर लोग 200-250 की बातें कर रहे थे। तो अब ये हुकूमत ने कहा कि हम डॉलर के 140 रुपए करेंगे, तो ऑलरेडी इनका सब डॉलर लाएंगे, पता है बोले ये रेट भी फिर दोबारा मिलेगा नहीं। तो जब डॉलर आना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास काफी रिजर्व बढ़ जाएगा, और हमारे जो आईएमएफ का जो जाने की मोहताजी खत्म हो जाएगी, हम इंशाल्लाह सरप्लस हो जाएंगे। सही, शुक्रिया। हाँ हाँ, और आज मैंने ये भी कहा था कि अपनी जो मॉर्निंग ब्रीफिंग में ऑयल का रेट लोकल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे नहीं, देखा बढ़े नहीं। तो ये भी अच्छी साइन है कि इन्फ्लेशन के फिगर बढ़ जाते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और कंपनियों का जो अर्निंग में फर्क बढ़ जाता है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंशाल्लाह देखो अभी जो भी काम है अच्छे ही हो रहे हैं, अभी तक तो अच्छे हो रहे हैं। आज जो मार्केट डिस्टर्ब थी वो भी इसी वजह से थी, पेट्रोल की प्राइस की वजह से। तो पेट्रोल के प्राइस अनचेंज है, तो अभी लगता है मंडे की मार्केट भी अच्छी होगी।
और कोई सवाल करना? अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है बिल्कुल। अच्छा अमीन साहब, मैंने आपको ऑडियो मैसेज भी किया था जब आपने पूछा था कि इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं। उसमें हाँ। मैंने ये एक रेस किया था कि आप ये बताएं, जो कमोडिटीज हैं, ये ऑयल और ये कोल, इनकी क्या प्राइसेस जब किस तरह जितनी अप होती हैं और डाउन होती हैं तो इसका किन सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है? क्योंकि एक आम बंदे को, जिस तरह मैं अभी बिगनर हूं, मुझे नहीं पता कि कोल जिस तरह $250 पे गया था तो उस टाइम सीमेंट सेक्टर में, अच्छा, जो तो ये कॉल है ना, वैल्यूज हाँ, ये वैल्यूज बताएं, ये मेन मेन कमोडिटीज की जो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, लाइक ये इसमें कोल है और कौन सी ये ऑयल की ये प्राइस जो होती है, किन सेक्टर पे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ये और किस पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? पेट्रोलियम आइटम पे फर्क पड़ता है। ये जो केमिकल की जो आइटम होती है ना, प्लास्टिक वगैरह की, ये पेट्रोलियम आइटम कहलाती है, उनकी उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर जब ये पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। और बहुत ज्यादा सेक्टर ये डिफेक्ट करता है। टेक्सटाइल भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, सीमेंट भी होती है, तमाम सेक्टर होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी अगर महंगी हो जाती है तो हर सेक्टर को फर्क पड़ता है और हर सेक्टर अच्छा में इस्तेमाल होती है। तो जी, खास अच्छा, तो ये ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली जब अप जाती हैं तो ये जो हमारा OMC है और ENP, इसकी प्राइसेस क्यों नहीं अप जाती हैं? क्योंकि इन पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए ना, इनको तो फायदा हो रहा होता है। नहीं, ये तो अभी देखे ऑयल के प्राइस दोबारा कह तो मैं आवाज कर ली थी बीच में। मैं कह रहा हूँ कि ऑयल की प्राइसेस, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो कमोडिटीज होती है ना, दोबारा उनमें सवाल कर ले, वो तो जब, बीच में थोड़ी आवाज कर ली थी। जी अब आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑयल की प्राइस जब अप जाती है इंटरनेशनली तो उसका हमारी स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब की कुछ सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ पे पॉजिटिव पड़ता है, ठीक है? जिस तरह ऑयल का लिंक जो मुझे समझ आता है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से है ना, लाइक शेल, PSO और ये जितनी है, और इसी तरह हाँ हाँ, ENPs। और सही बात तो है। इनकी प्राइस क्यों नहीं ऊपर जाती है? अभी ऑयल की प्राइस इतनी ऊपर गई हुई थी ये जब वॉर हुई थी रशिया और उसकी, तो देखिए फिर हाँ, भी ये इनकी आप प्राइसेस सही नहीं कह रहे बढ़ी। हैं। इनकी प्राइसेस नहीं बढ़ी, PSO और शेल जो है वो बिल्कुल नीचे देखिए ही रहे हैं। देखिए इससे कह रहा कि ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इनकी जो पेट्रोलियम कंपनियों की कमीशन बढ़ जाती है। जितने रेट बढ़ते जा रहे थे कमीशन बढ़ती जा रही है। मगर मसला ये है कि अब लिक्विडिटी का मसला है ना। अब ऑयल की प्राइस भी बढ़ रहे हैं तो हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या अब फिर उधार ही खरीद रहे हैं। तो फिर इसमें ये इशू होता है कि सारी जो प्रॉफिट है वो जो थर्ड पार्टी ले जाती है। तो जैसे IBM ने लोन ली, तो फिर अब लोन ली या फिर दूसरी कंपनी से बैंक से मॉर्गेज किया पैसा, तो बैंक को इंटरेस्ट देना है। तो या एशियन बैंक से लिया, कहीं से भी लेते हैं, तो ऑयल मार्केटिंग कहीं से भी लोन लेती है तो फिर इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो फिर ये बड़ा महंगा हो जाता है। और वैसे भी अभी इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, अभी 12% चल रहा है इंटरेस्ट। 6-7% होता तो फर्क पड़ता है। यस कंटिन्यू सर, आपका वॉइस कट हो रहा है। अच्छा मिस्टर तायब मलिक, आपने सवाल किया ना कॉल के बारे में। कॉल भी एक कमोडिटी है जो सीमेंट सेक्टर में मोस्टली यूज होती है। तो जब कॉल की प्राइस अब इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होती जा रही है ना, तो उसका जो है प्रेशर वो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उस पर ज्यादा हो रहा है। तो अब इस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए मोस्टली जो सीमेंट कंपनीज हैं वो अफगान कोल यूज कर रही हैं या फिर पाकिस्तान माइनिंग कोल यूज कर रही हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल कोल के प्राइस से कम है। तो इसका जो है जो कोल का है उसका ह्यूज इम्पैक्ट जो होता है वो सीमेंट सेक्टर पे पड़ता है। सीमेंट सेक्टर पे जब इम्पैक्ट होगा तो जो जैसे कि शब्बी टाइल्स हो गई ना, तो इस जैसी कंपनीज पे भी फिर बाद में इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इनकी वैल्यूज आप बता सकती हैं कि जिस तरह एक आम बंदे को चेक करने के लिए, जब वो कैसे चेक करे कि ऑयल का और ये कोल का इनकी कितनी प्राइसेस हो तो आप किस सेक्टर में इन हो सकते हो, और कितनी प्राइस एक रेंज से ऊपर चले जाए तो फिर आप इस सेक्टर को अवॉइड करो, लाइक सीमेंट सेक्टर को अवॉइड करो अगर कोल इतना ऊपर चला गया? नहीं, इसकी ऐसे कोई होता वैल्यूज है। आप बता सकती हैं? अच्छा, वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं बता सकती, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो सीमेंट सेक्टर वाले क्या करते हैं, वो भी पर बैग जो है प्राइस वो अपनी इंक्रीज कर देते हैं। तो प्रॉफिट उनका उतना ही होता है। लेकिन हाँ, उनकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अगर कोल की प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो फिर हमारे मार्केट शेयर प्राइस से, फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी का जो स्टॉक है उसकी प्राइस पे इम्पेक्ट होता है।
ठीक, सही है। एनीवन किसी और का सवाल है? मिस्टर हुमैर, मिस्टर हसनैन नासिर, मिस्टर खान शहजादा, मिस्टर मोहम्मद जवाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है। ठीक है मैम। जी मैम, मैं के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ तो अगर इसको ईयर एंड तक होल्ड किया जाए तो इसका टारगेट प्राइस कुछ एस्टिमेटली बता सकते हैं? अच्छा, एक मिनट। ये इस सवाल का जवाब जो है ना वो आपको सर अमीन दे सकते हैं। एक मिनट, आई थिंक उनकी वो जो है ना मीटिंग बंद हो गई। जी हेलो समीर, सर अमीन, आप दोनों हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी मुझे, दोबारा ज्वाइन किया। क्या जी कोई सवाल सर। था? यस सर। क्या आप के इलेक्ट्रिक की टारगेट प्राइस बता सकते हैं? किसकी? के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक जो है ना, इसमें तो इसका कोई टारगेट प्राइस नहीं होता। बेसिकली जब मार्केट पे जब वॉल्यूम जनरेट होगा, जैसे अभी मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रही है इस वक्त, और लगता है ऐसे कि नेक्स्ट वीक भी जो है ना ये नॉन स्टॉप ही परफॉर्मेंस देगी अभी तक जो सेंटिमेंट नजर आ रहे हैं मार्केट के। बाकी इन शेयरों के ना ये इतने खसारे में है, इनका तो ये 2-2.5 रुपए रेट भी ज्यादा है, तो इनका कोई टारगेट प्राइस नहीं होता। ये मार्केट के साथ बस ये 1-1.5 रुपया जम कर जाए, 2 रुपए जम कर जाए, इसमें इन कंपनियों में कोई इम्प्रूवमेंट थोड़ी है। ये ऐसा तो नहीं है अपना खसारा ये लोग कम कर रहे हो तो इनका रेट को ऊपर जाने का कॉन्सेप्ट बनता हो। ये किसी जमाने में लोग जब 7-8 रुपए में लेते थे, फिर 9-10 रुपए में इसको सेल कर देते थे, तो लोगों ने एक रूटीन बनाई हुई थी। फिर 5 रुपए इसका रेट हुआ तो लोग 6 में सेल कर देते थे, रूटीन करते करते अब ये बिल्कुल इधर बॉटम पे आ गया है। तो बस अब ये मार्केट भाई जब पूरी मार्केट का सिनेरियो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 रुपए की जम दे देगा, बहुत ज्यादा 1.5 रुपए की जम कर देगा, तो इसके भी क्या मतलब है, इसका डबल प्राइस होगा इसके। लेकिन इसकी कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं है कंपनी की कि हम कहें कि यार इसको हम ले लें, ये इम्प्रूव हो रही है। जैसे बीच में अभी पीआईए का आया था कि पीआईए के अंदर जो है वो जो एक्स्ट्रा मुलाजमीन थे वो निकाल दिए, कॉस्ट कम करके इनको प्रॉफिट में ला रहे थे। अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब दोबारा अगर पॉलिटिकल भर्तियां शुरू हो जाएंगी तो दोबारा उसके जो प्रॉफिट जो होना था वो सारा निजाम फिर दरम भरम हो जाएगा। तो इन कंपनीज के अंदर असल में वॉल्यूम जनरेट करने के लिए ब्रोकर जो है वो ट्रेडर जो है उसको क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि ये लें, इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली इन कंपनीज को जो है ना आप क्रॉस करके साइड में फेंक दिया करें, अगर आपके पास है तो निकलने का इंतजार करें, वरना इन कंपनीज को देखे ही ना करें। जो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट के अंदर गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज हो जो हर वक्त नुकसान कर रही हो, वो आपको आखिर में नुकसान देके ही जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट आपको पता है जहाँ हालात खराब होते हैं फौरन से नीचे आ जाती है। तो वो अच्छी कंपनी जो है वो ऑलवेज आपको प्रॉफिट में रखेगी, इस किस्म की कंपनीज आपको फंसा के रखेंगी जिसका कोई टारगेट प्राइस नहीं है। ओके हसनैन नासिर, आपने हैंड रेस किया है, आपको कोई सवाल है?
जी बिल्कुल मैम। मैम दूसरा सीमेंट सेक्टर में मैं एफसीसीएल के बारे में जानना चाह रहा था। ये कंपनी इस टाइम फुली कैश में है, तो इसका रिजल्ट भी आना चाहिए, इसके बारे में भी बताइएगा। और सेकंड पीआईबीटीएल मेरे पास ऑलमोस्ट ₹9.5 का काफी हैवी क्वांटिटी में पड़ा है, तो इसे होल्ड किया जाए या ऊपर आने पे थोड़ा सा इसे सेल कर दिया जाए? थैंक यू। अच्छा, आप एचटीसीएल के बारे में आपने पहले पूछा, उसके बाद आपने किस कितना पड़ा कंपनी मैं? का? सिद्दीक सन पड़े हुए। अच्छा, हेलो, हाँ सिद्दीक सन पड़े हुए ना, एसटीसीएल। नहीं, शब्बी टाइल्स होगा ना, शब्बी टाइल्स सभी एंड टाइल सेरेमिक्स लिमिटेड। हाँ, सभी टाइल के 9 रुपए, 9 रुपए वाले कौन से पता है शेयर? 9 रुपए वाले कौन से शेयर बताए थे? वो पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल ना? हाँ। जी। पीआईबीटीएल का देखो अभी इसका इतना काम चल नहीं रहा। ये बल्क कंटेनर है और ये खुला माल आता है ना, कोल वगैरह कोयल वगैरह आते हैं। अब पाकिस्तान में इतना इम्पोर्ट हो नहीं रहा। अब ये देखो इसमें कभी शरिया कंप्लाइन में जाती है, कभी शरिया कंप्लाइन से निकल जाती है, तो बिजनेस इनका भी स्लो है। इम्पोर्ट इम्पोर्ट जो करती है कंपनी उसका ये कैरी करती है माल ना, तो अभी इतना इम्पोर्ट हो नहीं रहा। तो इसकी अभी के आप इसको स्टॉक चेंज कर रहे हो तो अच्छा है, और किसी स्टॉक में चले जाएं। और जो सीमेंट सेक्टर में जो एफसीसीएल शेयर है, ये कंपनी इस टाइम सीमेंट कैश पे पे। चले जाएं या फिर उसमें चले जाएं। अगर अगर हैवी क्वांटिटी है तो अगर अच्छी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होती है तो रिफाइनरी में चले जाएं, इस सीमेंट सेक्टर में चले जाएं। अगर आपको क्वांटिटी में काम करने का शौक है तो सीमेंट पकड़ ले, इसके बदले क्वांटिटी में सीमेंट मिल जाएगी इसी रेट में। और सीमेंट शेयर बाकी को इनका कैसा एक दो देखते हैं रुपया सर आप? बढ़ना तो बहुत मुश्किल है, एक तो कैपिटल बहुत बड़ी है इनकी। राइट पे राइट राइट कितने कितने सारे राइट दे दिए थे इसने, 3 से 4 हज़ार% में राइट दी थी इसने जब से आई थी कंपनी। फौजी सीमेंट की कह रहे हैं सर आप? हेलो, जी जी सर। सर मैं फौजी हाँ सीमेंट का पूछ। कन्वर्ट करना है तो अब ये देखो, बाइको है, एनर्जी है, दीवान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, छोटे छोटे प्राइस के रेट है, सेफ मिस कॉन्क्रीट है, पावर सीमेंट है। इन आइटम को देखिए, इसमें कन्वर्ट कर ले अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा समीर भाई, ये एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, बड़ा एंग्रो, उसकी टारगेट प्राइस क्या है? अगर उसको अभी हम बाय करते हैं 280 टू 89 पर और होल्ड करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ, तो हमें टारगेट प्राइस क्या रखनी चाहिए अपने ध्यान में? यार मेरे ख्याल से आपको 6 मंथ में आपको 100 रुपीज, 100 तो मिल जाएगा। 350 तो 350 -400 तो हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसके साथ जो डिविडेंड आएगा वो भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो इनकी सब्सिडी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इनको एंग्रो कॉर्पोरेशन को मिलेगा। और वैसे भी जो एंग्रो के जो 1-1.5 महीने पहले भी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, डायरेक्टर ने परचेज किए थे 300 रुपये में, तो वहां से भी डिस्काउंट में मिल रहा है ना, तो इसमें है चांसेस बहुत अच्छे हैं। सही सही, शुक्रिया। अगर ये मार्केट को अगर 55-60 हज़ार करते हैं तो इसका रेट हो जाएगा आपके 450-450 रेट हो जाएगा इसका, क्योंकि सपोर्ट इंडेक्स को यही आइटमें करती है ना। तो अगर मार्केट को अगर इंडेक्स को ऊपर ले जाना है तो ये इन आइटम के रेट काफी बढ़ जाएंगे। वैसे भी 55 हज़ार का टारगेट तो है इस साल के एंड तक इनका। अमीन भाई, ये हम लास्ट ईयर भी सुन रहे थे 55,000 का, लेकिन जब भी 47 पर आती है तो वहां से मार खाती है मार्केट। नहीं, वो पिछली गवर्नमेंट थी, वहाँ असल में जो इशू था डॉलर का, डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। अब ये कि जो मार्केट के अंदर देखो, अब इंडिविजुअल की मुसलसल बाइंग आ रही है, फॉरेनर को एग्जिट करने का मौका मिल गया। फॉरेनर की मुसलसल सेलिंग थी और इनका शेयर बिकते नहीं थे, अब इनके शेयर भी काफी बिक गए। तो अब बहुत ही कम इनके पास स्टॉक रह गया फॉरेनर के पास, तकरीबन माल इनका सेल हो चुका है। तो अब ये कि फिर इनका जब फिर इतना बड़ा जो सेलर हट जाएगा मार्केट में, तो फिर मार्केट में प्रेशर भी खत्म हो जाएगा और फिर जो इंडिविजुअल जो बाएंगे वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसमें, बैंकें भी इन हो जाएगी। जब मार्केट चलना शुरू होती है तो हमारे फंड के पास काफी पैसे खुले पड़े हैं, तो देखेंगे कि चलो ये बढ़ रही है तो मनी मार्केट से पैसे निकाल के फिक्स से निकालते, डॉलर से निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाते। तो अब लगता है ये सिनेरियो ऐसे ही चलेगा कि डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत गिरती है अमीन भाई, तो डॉलर और ज्यादा आप नीचे आ किसी जाएगा। फंड से कम थोड़ी, आप ही चलाते मार्केट। इंशाल्लाह हम आप भी भी तो एक चलाएंगे। फंड। एक वक्त था कि हम भी आईटी में चलाते थे,
तो आइटमों को, छोटी छोटी आइटमों को जमा करते तो इसमें बहुत ज़्यादा गेन हो जाता था। बड़ी आइटम में काम करके जब उनके टारगेट पूरा हो जाता था फिर इसको सेल करके छोटी आइटम में आ जाते थे, तो वहां से बहुत ज़्यादा गेम होता था। ये जावेद में हो रहा था मरूम, उसकी भी यही आदत थी कि जब बड़ी स्टॉक चल जाते थे फिर इसके बाद छोटी स्टॉक चलाना शुरू करता था, तो पूरी मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी आ जाते थे, बूम भी आ जाता था और आम लोगों को प्रॉफिट होता था। तो जी, हर हर कोई तो बड़ी आइटम में काम नहीं कर सकता, तो छोटी आइटम में काम करता है। तो छोटी आइटम में भी जब अभी 2 रुपए में लिए 4 रुपए 5 रुपए हो गए, बल्कि उस जमाने में तो जो 2-4 रुपए आइटम के 10-20 रुपए रेट हो जाते थे, बल्कि किसी के तो 100 भी हो गए। तो लोगों को वहां से लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो खैर अभी इस किस्म के लोग तो अभी मार्केट में है नहीं, हो सकता है कि कोई कहीं से आ जाए तो आम लोगों को फायदा हो जाएगा, छोटे लोगों को दोबारा अपनी जो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। और जो स्टॉक में काम करते हैं अभी तो इनकी बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, मगर इनकी मायूसी भी खत्म हो जाएगी और मार्केट की वॉल्यूम में आना शुरू होगा। और जो मुल्क का जो अपने जो रेवेन्यू स्टॉक से मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है, वो डायरेक्ट टैक्स से, तो मुल्क को भी फायदा होगा। अमीन भाई आप कह रहे हैं अच्छा, कि इस साल के एंड में इंटरेस्ट 55 का टारगेट है। अगर इस साल के एंड में अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला होता है, हमारा हाँ इंटरेस्ट देखो 55 आपने होता है। आरिफ हबीब का आपने सुना होगा कि जनवरी से कहा था कि, बल्कि दिसंबर में कहा था कि नए साल के इंडेक्स दिसंबर साठ क्लोजिंग में हजार 55,000 पॉइंट हो जाएगा। 60,000 हो जाएगा, आपको याद होगा ऐसे बोला शायद। था। तो मेरा और इसे सवाल भी ये है। चेंज हो गई, तो ये तो स्टॉक मार्केट में वैसे भी ऑलरेडी पहले से इन थे ना, जब इनकी जी हुकूमत चले गई थी तो फिर ये स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो गए थे और दोबारा इन होना शुरू हो गए। और मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है कि लाहौर वाले बाइंग कर रहे हैं, और इसमें खास करके जो मंशा ग्रुप है उसकी 8 अरब की नई बाइंग आई है। तो ये फिर इनकी सेलिंग नहीं आएगी जब तक इनकी हुकूमत है। इनकी हुकूमत है तो ये आराम से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे कि अगर वक्ती तौर पर इंडेक्स की मार्केट खराब भी हो गई तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। तो अमीन भाई मेरा सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट जाता है 55,000, तो आपने बताया एंग्रो यहाँ से बढ़ जाएगा 100, तो ओजीडीसी का टारगेट क्या रख रहे ओजीडीसी का टारगेट क्या रख रहे हैं आप? ओजीसी हो जाएगा 130 के करीब हो जाएगा। सही। ये भी इंटरेस्ट अस्सलाम को वालेकुम। सपोर्ट करता है ना ओजीडीसी का। अब इनका तो मसला इनके सर्कुलर डेट का है ना, तो ये अभी जब ये जब नया वजीर खजाना आ जाएगा तो उनके सामने ये इशू रखा जाएगा कि सर्कुलर डेट का इशू, सर्कुलर डेट में जो बाकी पेमेंट इनको की जाए ना, तो ये सर्कुलर डेट की पेमेंट करेंगे तो वैसे ही बढ़ जाएगा शेयर। सही। अब वजीर खजाना आने तो वो कौन आता है, मेरे ख्याल से तो मुफ्ता इस्माइल आएगा। और ये तो मतलब खुद भी बिजनेसमैन है, ये तो समझता है कि कंपनियां किस तरह चलती है। और जो इससे पहले जो थे बैंकर थे ना, बैंकर को तो वो बस इंटरेस्ट से मतलब होता है कि ठीक है लोन देते जाओ और प्रॉफिट लेते जाओ। उनको, बैंकर को काम नहीं है, बैंकर जो होते हैं ना वो बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेसमैन नफा भी करता है नुकसान भी करता है, और बैंकर होते हैं सिर्फ प्रॉफिट ही देखते हैं कि बस मार्कअप मिले हमको किसी भी सूरत में, चाहे इन्वेस्टमेंट डूबे ना डूबे, वो उसी को नजर होते हैं। इन पे इनकी जो नजर मेन होती है इंटरेस्ट पे ही होती है कि चलो भाई हर महीने आते ही रहे कुछ ना कुछ, ये पता नहीं कि पीछे से जो जो हमने दिया हुआ है वही गायब हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अमीन भाई, मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पीएसओ को सर आप कहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ? देखिए पीएसओ का प्रॉफिट बहुत अच्छा आया। पीएसओ की जो अर्निंग तारीख की अर्निंग आई थी, बस अभी ये कि इनके पास है ना कैश बहुत कम था। अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो पीएसओ ने पब्लिक को डिविडेंड नहीं दिया था क्योंकि इनको नया पेट्रोल भी खरीदना था। अब पेट्रोल पता नहीं, उस वक्त लोग बात कर रहे थे 150 हो जाएगा डॉलर या $200 हो जाएगा, तो इन लोगों ने अपना कैश फ्लो बचा के रखा हुआ था ताकि मजीद पेट्रोल खरीद सके। अगर ये डाउन होना शुरू होता है तो इनका डाउन होना शुरू होता है तो इनके पास कैश आना शुरू हो जाएगा। और दूसरे का इनका डिविडेंड इनके पास ड्यू है, गवर्नमेंट जैसे ही पेमेंट करेगी तो ये डिविडेंड देंगे, बहुत अच्छा देंगे, हो सकता है बोनस भी दे दे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएगा ये ईपीसीएल और ईपीक्यूएल का क्या इसका देख रहे हैं, लेना चाहिए भी क्या दोनों ईपीसीएल और ईपीक्यूएल? एंग्रोपोली की बात करें आप? जी जी जी, पॉलीमर और खादेपुर। देखो एंग्रो पॉलीमर का तो अभी इसका इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, 22 तारीख को है ना, तो उसको थोड़ा देख ले।
क्या आता है। वैसे भी इन लोगों ने 10 रुपये पहले ही से बढ़ा दिया, ऐसा नहीं लाने का, थोड़ा ऊंच नीचे हो गया तो 5-7 रुपये गिर सकता है। तो हाँ बहुत। बढ़ने का इतना चांस अभी नहीं लग रहा बहुत ना, अगर अच्छा क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एडवांस है, आपको पता है ना, जब जो चीज आने वाली होती है उनको पहले से पता होती है, वो आने से पहले उसका रेट वही खड़ा कर देते हैं, ताकि फिर पब्लिक आती है तो फिर फंस जाती है। हाँ, ईपीसीएल तो ईपीक्यूएल जरा भी 25 रुपये को जा रहा है, तो ईपीक्यूएल में हाथ डाल सकते हैं, ये भी रोके हैं अभी। देखो एंग्रो कादरपुर है ना, वो साल में एक दफा डिविडेंड देता है, आपको पता है, मगर इनका डिविडेंड डील अच्छा। बहुत अच्छी है। ये जो दाऊद ग्रुप है, ये तो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है ना, तो अभी हो सकता है अभी कि डिविडेंड के हिसाब से तो खैर बहुत सस्ता शेयर है, मगर डिविडेंड में टाइम है अभी। ये आपको प्रॉफिट तो होगा, मगर वक्ती तौर पे तो मतलब जल्दी नहीं होगा। जो अभी रनिंग आइटम चल रही है जो टॉप 10 में, जैसे गनी गैस है, टीपीएल है, प्रॉपर्टी है और ट्रेड है, एनर्जी है, जो वॉल्यूम में चली है, इनमें आपको जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। इनकी बारी भी आएगी, इनमें भी आपको 2-4 रुपये बच जाएंगे, मगर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा थैंक यू थैंक यू। अमीन साहब, ये एंग्रो जो है ये गवर्नमेंट वालों का ग्रुप है या ये जो अपोजिशन वाले हैं उनका ग्रुप है? जिस तरह ये अभी आपने बताया कि मियां मंशा वाला अब आ गया है गवर्नमेंट में, तो एंग्रो किसका ग्रुप है, गवर्नमेंट का देखिए या ये तो अपोजिशन का? रजाक दाऊद का भी नहीं है, हुसैन दाऊद का है। ये तो न्यूट्रल है इस वक्त, तो पहले भी न्यूट्रल थे। रजाक दाऊद अलग इनका, इन्हीं का ग्रुप का, मगर वो उनसे इनका तो कोई रिलेटेड रिश्तेदारी जरूर है, मगर बिजनेस इसका है नहीं, इसके भाई का है, वो अलग है। अच्छा, ये और लोग ये न्यूट्रल एंग्रो हैं। कैसा है कि एंग्रो पर जो चीजें हैं ना, वो तो कोई भी हुकूमत इसको मिस नहीं करती। जैसे फर्टिलाइजर है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, पॉलीमर है, उसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, वरना फिर पाकिस्तान को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज बनाती है ना, तो इनका मतलब इनकी चीजों में फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत कोई भी हो, इनका अपना बिजनेस चल रहा है। वैसे भी इतने मार्केट डाउन हुई थी, वो फर्टिलाइजर का देखा आपने, नए हाई बनते गए। फर्टिलाइजर सेक्टर में फर्क नहीं पड़ा, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी, इनको लॉस नहीं हुआ, डिविडेंड भी मिला और रेट भी गेन हुआ। तो इन जी जी, सेक्टर में सही फर्क कह नहीं रहे पड़ेगा इंशाल्लाह। हैं। अच्छा सर अमीन ये साहब, ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो होता है जब किसी कंपनी के डायरेक्टर ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय करते हैं, तो वो क्या इंडिकेशन होता है कि उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो उसको हम लोग फॉलो करके अगर बाय करें तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है या इसका ये कोई लिंक नहीं होता? ये पंप एंड डंप स्ट्रेटजी है। देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, कि डायरेक्टर का बाजू का तो होता है कि डायरेक्टर का अपने किसी के लिए शेयर खरीद रहा होता है, या कोई ऐसे मतलब, अब डायरेक्टर भी होते हैं ना, किसी ने डायरेक्टर के लिए शेयर लिए हुए हैं, जब मार्केट डाउन होती है तो डायरेक्टर क्या करते हैं, इनको बोलते हैं ठीक है, अभी जैसे कि एक जमाने में सुजुकी का था 100 रुपये रेट, तो लोग 1000 की बातें कर रहे थे, तो उसमें बोला भाई 1000 रुपये कैसे हो जाएगा, तो बोला एक म्यूचुअल फंड वाले ने किसी ब्रोकर के पास 100 रुपये में बाइंग किए और बोला मैं 1000 में आपसे वापस दूंगा। अब उसमें क्या होता है कि जो 800-900 रुपये के जो गेप आता है ना, वो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, और फिर वो जब 1000 रुपये रेट होता है तो अपने फंड के लिए बाइंग करेगा, और उतनी ऊंचे रेट में आम आदमी तो खरीद नहीं सकता, फंड खरीद लेगा, तो उसके जो बीच का जो प्रॉफिट है वो खुद खा जाएगा। तो इसमें ये भी चीज होती है, मगर कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। बाद लोग फंस भी जाते हैं, डायरेक्ट बाय कर रहा है तो डायरेक्ट को देख रहे हैं कि भाई दूसरे लोग घुसते हैं, तो पता चली डायरेक्ट दूसरे घर से बेच रहा होता है माल, तो फिर पता चली कंपनी की परफॉर्मेंस खराब थी, इसलिए डायरेक्ट बेच दिया, अब आप भी फंस गए। तो ये इसमें है ना, मेन तो आप बुक को देख के चले, भले डायरेक्टर कुछ भी एंट्री घुमाते रहे, बुक अच्छी है तो फिर मसला नहीं है, अगर बुक अच्छी नहीं है तो फिर इसमें एंट्री ना करें। ठीक है। अभी जिस सर तरह जैसा पीपी कोहिनूर एनर्जी की मैग्ना आपने वीडियो बनाई थी ना, लेकिन साथ ही अभी 1-2 दिन पहले ग्रुप में अमीन साहब आपने शेयर किए थे कि उसके जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह उन्होंने काफी शेयर सेल कर दिए थे, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अभी नहीं बाय करना चाहिए इसको, कोहिनूर एनर्जी को, या? कोई नहीं, एनर्जी के डायरेक्ट, अच्छा मैंने वो मेटल कंपनी की इन्फॉर्मेशन आई होगी। हाँ हाँ, वो आपने शेयर की थी ना ग्रुप में, उसमें काफी ज्यादा हाँ शेयर वो सेल तो किए हुए हैं। कंपनी की रिपोर्ट, कोई नहीं, एनर्जी देख रहे तो हर साल देखो मसला वही ना, आपको मैंने बोला कि इसकी क्लोजिंग होती है दिसंबर में, दिसंबर क्लोजिंग होती है, अब अगले साल दिसंबर में क्लोज होगी, तो बीच बीच जो टाइम होता है फिर उसमें आपको शेयर रखने पड़ते हैं। तो ये हो जाता है कि चलो आपने 1 साल लगे तो आपको इतना % रिटर्न मिल गया, तो फिर इस लोग क्या करते हैं, इसमें आइटम इसको सेल करके दूसरी जो रनिंग आइटम होती है, डिस्काउंट में मार्केट वैल्यू होती है, उसमें इन हो जाते हैं। तो ये भी चीजें होती है। बाकी ये कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी ये जो शेयर है कोहिनूर एनर्जी है जो, या कादरपुर है,
ये कैपको है, ये बोलते हैं ये बुजुर्गों का शेयर है कि बुजुर्ग बस लेके बैठे हो और उसको बस कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो हाँ, तो यंग जो होते हैं जिनका मतलब ट्रेडिंग का शौक होता है, फिर ये इनको संभाल नहीं सकते, बोले इसको बेचो दूसरी आइटम लो, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सही है। पीपीएल का कैसा है सर? इस रेट में इसको बाइंग करनी चाहिए पीपीएल में? ईपीएल का मैंने बताया था, कभी इनका अनाउंसमेंट सुनने क्या आता है क्वार्टर का, फिर इसके बाद देखें बाइंग करने का। अभी तो अब जो मार्केट जो चल रही है ना, उस वो शेयर देखें जो डिस्काउंट पे है, तो उसमें आपको मार्केट का जो मंदी का बेनिफिट मिलेगा। इनका तो ऑलरेडी बहुत रेट ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा इतने बूम नहीं होगा। जो डिस्काउंट पे जो शेयर मिल रहे उसमें आप उसमें ट्रेड करें तो उसमें आपको चांस मिलेगा प्रॉफिट गेन का, मतलब कैपिटल गेन का चांस मिलेगा। जैसे अगर 10 रुपए के तो 15-16 रुपए 4-5 रुपए का गेन हो जाएगा। इसमें तो आपको फिर रखना पड़ेगा। चांस इसमें भी मिलेगा मगर थोड़ा 3 महीने 4 महीने में मिलेगा। अब जो करंट चल रही है पोजीशन, जैसे बहुत सी आइटम में खुलने के साथ लोग लग जाती है, तो इसको देखें, उसमें थोड़ी एंट्री करें। और ईपीएसएल तो आपको यही आसपास 2-4 रुपए नीचे 2-4 रुपए ऊपर मिल जाएगा, और बाकी जो बेनिफिट है मार्केट का वो आपको नहीं मिलेगा सर। सर टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चल रहा है काफी देर से, निशात मिल को आप कहाँ पे देखते हैं कुछ माह तक? देखिए निशात मिल और निशात मिल, निशात चुनिया, ये उसकी मंशा की आइटम है, तो ये भी चलेगी इंशाल्लाह। अभी देखो अभी कुछ मंशा की एक दो आइटम चलना शुरू हो गई, जैसे एमसीबी वगैरह है और डीजी खान सीमेंट है। तो ये भी मतलब अभी सेक्टर वाइज जो देखे ना, सेक्टर वाइज में जो चल रही है ना वो, इसके बाद अभी टेक्सटाइल सेक्टर की बारी नहीं है, इस टेक्सटाइल की सीमेंट की, तो उनकी बारी है कि तो वो भी चलना शुरू होगी। तो अगर आपके पास है कैश तो आप खरीद लें, तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको अच्छा गेन हो जाएगा। निशात मिल जमीन सब चलना शुरू हो गई है जब से शहबाज शरीफ आया, 10 रुपए ऊपर चला गया ये, इसका हाँ शेयर बस वो 87 चलना शुरू हो 88 गया पे आ तो गया। अभी हाँ, तो ये चलता ही रहेगा। अभी मेरे ख्याल से 20-25 रुपए तो मतलब और भी बढ़ सकता है, इसमें जगह है। और कोई खराब खबर ना आई तो मार्केट चलता ही रहेगा, वरना खराब आ गई तो वक्ती तौर पे डाउन हो जाएगा, फिर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी मंशा ने बहुत अच्छी बाइंग की अपनी आइटमों की। जैसे 2015-16 में आपने डीजी खान का 250 रुपये रेट देखा था और निशात मिल का 250 रेट देखा था, तो हो सकता है वो भी रेट आ जाए। बल्कि अभी तो प्रॉफिट इनका ज्यादा हो गया, तो और जिससे इनकी मतलब कि डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई है, इनका एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है, तो हो सकता है नया रेट भी आ जाए। निशात में मुझे लगता है मिलेगा नहीं बाद में रेटों में, क्योंकि अभी वो जो हाँ नहीं मिलेगा। कंटेनर्स की जो प्राइस है ना, जो एक्सपोर्ट के, वो भी काफी नीचे आया है, तो इनका मार्जिन बढ़ेगा। अब ये तो प्रॉफिट और मार्जिन दिखाते नहीं थे ना इस गवर्नमेंट में, अब ये ऑटोमेटिकली इनके सारे वो जो है ना सीधे हो जाएंगे। और कोई सवाल है कोई? जी सर, मुझे एक सवाल करना है। जी पूछे। सर जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर लेने हैं, तो अभी कौन सी जो कंपनी है उसमें मैं शेयर ले सकती हूँ और कैसे ले सकती हूँ एज ए स्टूडेंट? देखिए आप तो अभी ये कि स्टॉक ने एक अकाउंट एक नई चीज मुतारिफ कराई है, क्या बोलते हैं, सहूलत अकाउंट ना। तो उसमें अभी स्टूडेंट के लिए और इनके लिए जो एम्प्लॉय है या हाउस वाइफ है और बहुत मतलब ऐसे जो जिनकी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट इनके पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई पूछगछ नहीं होगी। सहूलत अकाउंट नाम रखा है इसके, तो स्टूडेंट के लिए भी यही है। तो आपको मैं ये सजेशन करूंगा कि आप अपनी जो पॉकेट मनी है जो अगर अर्न होती है मिलती जा रही है, तो आप अपना एक शेयर वो खरीदें, बल्कि एक पोर्टफोलियो बनाएं। 3-4 सेक्टर से कुछ आइटमें उठाएं, केमिकल से उठाएं और फार्मासिकल से उठाएं, कुछ सीमेंट से उठाएं, कुछ आईटी से उठाएं। तो इन 3-4 सेक्टर में जैसे आप अगर बिल फर्ज आपके पास लाख रुपए हैं, तो
20-20 हजार करके 4-5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म में देखो, ये यहाँ स्टॉक में आता है कि अगर लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके 3-4 लाख होने में कोई बड़ी बात नहीं, हो जाते हैं और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। लग रहा है कि जो मार्केट चल रही है तो यहाँ से हो जाएगा इंशाल्लाह। डिविडेंड बोनस वाली आइटम होती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाता है उसका, और जो डिविडेंड आता है उसको मल्टीपल कर उसकी डिविडेंड से दोबारा शेयर खरीद लें, या जो पॉकेट मनी मिलती है उसको थोड़ी सेविंग करके, जैसे कमेटी बढ़ते हैं, कमेटी वगैरह डालते हैं, कमेटी ना डाले, शेयर खरीदे जाए, तो ये आपका साल 2 साल 5 साल में आपको देखेंगे कि लाख के 4-5 लाख के शेयर हो जाएंगे। फिर इसको सेल करके कुछ अच्छे आइटम करेंगे तो यहाँ से फिर उसका आपको, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ से आपको 4-5 लाख इन्वेस्ट 10 लाख भी होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सेक्टर में आप देख के करें। जैसे स्टूडेंट के लिए होता है कि मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका हर सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाती है, तो ये इनको आगे काम आती है। और सर ये नेसेसरी कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, मतलब शेयर वगैरह खरीदने के लिए? नाइस, स्टूडेंट्स बैंक भी अकाउंट ज्वाइन कंपलसरी है, क्योंकि स्टॉक में अभी KYC का कानून चल रहा है, तो इसमें कैश अलाउ नहीं है, और आपको कंपनी भी जो डिविडेंड देती है वो बैंक अकाउंट में देती है आपको, तो बैंक अकाउंट कंपलसरी है इसके लिए। मगर आपके पास नहीं है तो आप खुलवा लें बैंक अकाउंट, या फिर जिसके पास बैंक अकाउंट है या कोई घर में आपको जो सरपरस्त तो उसके नाम से काम करें। लेकिन अमीन साहब, इसके अंदर भी हमें ब्रोकर तो चाहिए ना, अगर बैंक अकाउंट भी खोलेंगे हम बगैर ब्रोकर के तो काम नहीं कर सकते। नहीं, बगैर ब्रोकर तो खैर काम ही नहीं होता, तो ब्रोकर तो आपको वो बता देगी बैंक आपको। हाँ जी, ब्रोकर के पास ना अकाउंट खुलता ही है, ब्रोकर के थ्रू ही आपका जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है, ऐसे नहीं खुलता जी। अच्छा, यहाँ अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज भी दी जाती है, अगर किसी को अकाउंट ओपन करवाना है सो दे कैन कांटेक्ट विद मी। तो मेघना, आपका 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 ब्रोकर कौन सा है? TSBL। KSBL, ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। और इसकी कोई हिस्ट्री वगैरह बताएंगी? क्योंकि जो मैंने जो सुना है, जैसे मैंने रिलायबल सुना है, AKD, RF हबीब, ये पुराने, इनकी क्या हिस्ट्री, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगी? अच्छा, AKD RF हबीब के बारे में देखिए, ये स्टॉक में आपका जो ब्रोकर है, क्योंकि RF हबीब और AKD का तो पता है। इनको मैं बताता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में 300 ब्रोकर है, इसमें जो बड़े ब्रोकर है, जो आरिफ हबीब है, अकील लेडी है, तो उनकी आप बात करें तो इनके पास जो अकाउंट खुलाने के लिए, इनके पास कम से कम आप 10 लाख का अकाउंट खुलाएंगे ना, तो वो आपको मतलब ऐसी सर्विस नहीं देंगे, और 1 मिलियन की ज्यादा होगा तो फिर आपको सर्विस देंगे। और दूसरे बात, इनके पास एम्प्लॉय रखे हुए लोगों ने, देखो एक डीलर होता है, एक एजेंट होता है, वो अपने क्लाइंट को सही तरह गाइड करता है। अब ये कि इनके पास जो बड़े ब्रोकर है, इनके पास एम्प्लॉय होते हैं, उनको तो बस 100-200 अकाउंट दे देते हैं, वो तो क्लाइंट को समझाते नहीं है क्या करना है, आप कौन से स्टॉक में फंस गए हैं या स्टॉक डाउन हो रहे हैं तो इसको चेंज कर दे, आपको मशवरा नहीं देंगे। और इसके अलावा जो दूसरे ब्रोकर, रनिंग ब्रोकर है, उनको थोड़ा होता है कि इनको जो क्लाइंट काम करते कमीशन मिलती है, तो वो चाहते हैं कि अपने क्लाइंट को जिंदा रखें, और जिंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं, क्लाइंट को अच्छी आइटम दूसरे स्टॉक ले लो ताकि आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ना गाइडेंस